देखिए क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। कल बताया गया था आपको अणुभार निर्धारण की वेक्टर मेयर विधि। आज हम लोग उसी के ठीक आगे हाफ मान विधि को देखने जा रहे हैं। हाफ मान विधि, हाफ मान्स मेथड क्या है। देखिए सबसे पहले तो हाफ मान विधि का प्रयोग हम ऐसे वाष्पशील यौगिक जो साधारण दाब पर अपने क्वथनांक या उसके निकट के तापों पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे CCl4 तथा ग्लिसरॉल। को हाफ मान उपकरण में अल्प दाब पर वाष्पित कराते हैं तथा उपकरण के ताप पर वाष्प का आयतन व दाब ज्ञात कर लेते हैं। तो याद रहे कि हाफ मान जो विधि है वो ऐसे वाष्पशील यौगिक के लिए प्रयोग की जाती है जो साधारण दाब पर अपने क्वथनांक या उसके निकट के तापों पर अपघटित हो जाया करते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक अपने पास हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ग्लिसरॉल, जिसे हम लोग ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। करते क्या है इसमें कि जो आपको कल वेक्टर मेयर उपकरण बताया गया था उसी में थोड़ा सा परिवर्तन हाफ मान उपकरण प्रयोग कर देते हैं, जिसमें बैरोमीटर लगा होता है। तो अल्प दाब पर क्या करेंगे, उस कार्बनिक यौगिक को हम लोग वाष्पित कराते हैं तथा उपकरण के ताप पर उस वाष्प का आयतन तथा दाब ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात आदर्श गैस समीकरण जिसे हम लोग PV बराबर nRT द्वारा अणुभार ज्ञात कर लिया जाता है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अंत में जब हमें दाब पता लग जाए, ये आयतन पता लग जाए, ये टेम्परेचर पता लग जाए, यह तो फिर हम यहाँ से PV बराबर W/m इंटू R इंटू T का प्रयोग करते हैं, जहाँ की m को माना जाता है अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। तो इस प्रकार से इसमें कोई अलग उपकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि हाफ मान विधि का प्रयोग में केवल उपकरण वही लगेगा, केवल उसी उपकरण में जहां वेक्टर मेयर उपकरण लगाया गया था, वेक्टर मेयर ट्यूब आपने फिगर में देखा था, उसी को रिप्लेस करके हाफ मान उपकरण लगा दिया जाता है और उसमें बैरोमीटर लगा दिया जाता है। बैरोमीटर की प्रारंभिक ऊंचाई, बैरोमीटर की अंतिम ऊंचाई
इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वही होता है प्रेशर, दाब। तो दाब को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करके अणुभार को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल द्वारा इसको देखा जाए, एक क्वेश्चन के द्वारा कैसे निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन है, हाफ मान द्वारा विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इस प्रकार दिया जाएगा। कार्बनिक यौगिक का भार क्या मिला। कार्बनिक यौगिक जो उपकरण में गर्म किया गया तो उसका भार आया 0.338 ग्राम। वाष्प का आयतन क्या मिला। वाष्प का आयतन पाया गया 109.8 ml। ताप क्या मिला। ताप मिला 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 372.5 केल्विन। और बैरोमीटर की प्रारंभिक ऊंचाई मिली 746.9 मिलीमीटर। और बैरोमीटर की अंतिम ऊंचाई, चूँकि इसमें दाब को अल्प किया जाता है तो अंतिम ऊंचाई जो मिली वो कम मिली इसमें 283.4 मिलीमीटर। अब ये आंकड़े जो है आपको हाफ मान द्वारा विश्लेषण करने पर प्राप्त हुए। आगे प्रश्न में पूछेगा कि इन आंकड़ों की सहायता से यौगिक का अणुभार एवं वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हाफ मान विधि द्वारा अणुभार ज्ञात करने में पूछे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आया है तो हम आंसर में क्या करेंगे। इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग दाब के विषय में सोचेंगे। तो यहाँ पर जो वास्तव में दाब होगा, दाब बराबर हो जाएगा कि बैरोमीटर की प्रारंभिक ऊंचाई माइनस बैरोमीटर की अंतिम ऊंचाई। तो ये आपका दाब होगा। प्रारंभिक दिया गया है 746.9 माइनस 283.4 बराबर आ जाएगा 463.5 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से बैरोमीटर के दाब क्लियर हो गया। ताप आपके पास सही है, ताप है 372.5 केल्विन। आयतन आपके पास दिया गया है प्रश्न में, वो आयतन है 109.8 ml। तो कुल मिला करके अब हम लोग यहीं से लगा देंगे आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण जब लगाया जाएगा इसमें सारी वैल्यू पुट कर दिया जाए। PV बराबर W/m इंटू R इंटू T, ये लगा दिया जाए फार्मूला। तो P की जगह लिख देंगे 463.5, V की जगह पर आ जाएगा आपका, लेकिन याद रहे कि ये दाब जो है वो मिलीमीटर में है और इसे होना चाहिए वायुमंडलीय दाब में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसलिए इसको 760 से डिवाइड कर दिया जाता है। V आयतन जो है देख लीजिए 109.8 ml है, 109.8 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि आयतन मस्ट बी इन लीटर, क्योंकि आयतन लीटर में होना चाहिए। तो इसको बराबर कर लिया जाए। W की जगह है कार्बनिक यौगिक का भार 0.338
और अणुभार आपको ज्ञात करना है। आर का मान मैंने बताया था गैस कांस्टेंट है और वो होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर दिया गया है 372.5। तो यहाँ से अणुभार आ जाएगा 157.34। तो जब अणुभार इतना आ गया तो वेपर डेंसिटी निकालनी है, वाष्प घनत्व जो होता है अणुभार बटे 2, ये आ जाएगा 77.185। इस प्रकार से हम अणुभार और वाष्प घनत्व को निकाल सकते हैं। तो हाफमान विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक का जो विश्लेषण था उस पर आधारित न्यूमेरिकल इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रश्न को इस तरह से, और अगर और भी प्रश्न मिलें तो आप उनको हल इसी प्रकार से करेंगे। अणुभार भी निकल आएगा और वाष्प घनत्व भी निकल आएगा। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि भौतिक विधि में अवाष्पशील पदार्थों के भी अणुभार ज्ञात किए जाते हैं। तो अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। अवाष्पशील, अगर पदार्थ आपका वाष्प न देता हो तो अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार का निर्धारण, और आपको बताया गया था, कल ही हमने बताया था कि इसके निर्धारण की 2 विधियां हैं। एक तो है क्वथनांक उन्नयन विधि, क्वथनांक उन्नयन विधि है, उन्नयन माने बढ़ना। दूसरा है हिमांक अवनमन विधि, हिमांक अवनमन विधि, और अवनमन से हमारा मतलब होता है घटना, यानी यहाँ हिमांक घटेगा और यहाँ क्वथनांक बढ़ेगा। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में अपने जो फार्मूले हैं अणुभार निकालने के वे अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। इसमें अणुभार ज्ञात किया जाता है m बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W सूत्र से, जहाँ की m क्या है? अणुभार है जिसे आपको ज्ञात करना होगा। डेल्टा TB क्या है? क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन होगा। W क्या है? विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार होता है, ये ग्राम में होगा। इसी प्रकार स्मॉल w क्या है? कार्बनिक यौगिक का भार ग्राम में, कार्बनिक यौगिक का भार ग्राम में होना चाहिए। लेकिन ये कार्बनिक यौगिक कैसा कार्बनिक यौगिक होगा? अवाष्पशील होगा। Kb क्या है? विलायक का मोलल, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक है। तो इस फार्मूले में जिसका प्रयोग हम अणुभार ज्ञात करने में करेंगे वो विधिवत लिख दिया गया। उसमें कौन क्या है? ms मॉलिक्यूलर वेट है, डेल्टा TB इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल w वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, KB मोलल इलिवेशन कांस्टेंट है, और इस प्रकार से m निकाला जा सकता है। इसमें इस फार्मूले का प्रयोग हम किस प्रकार के न्यूमेरिकल में करने जा रहे हैं? ये न्यूमेरिकल होगा आपका इस तरह से 6 ग्राम कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को 200 ग्राम जल में, 200 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में 0.40 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। यह वृद्धि हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए।
और आपको प्रश्न में एक चीज दी जाएगी, वो होगा Kb बराबर 0.51 केल्विन किलोग्राम पर मोलर। ये Kb क्या है, ये लिखा गया है कि ये विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। अब विलायक मान लीजिए अगर जल है तो जल के लिए Kb ये होगा। अब अगर कहीं विलायक बदल दिया गया, जैसे बेंजीन वगैरह में डिजॉल्व किया गया, तो उसके लिए Kb का मान कुछ और होगा। तो इस प्रकार से जिसमें डिजॉल्व किया जाए उसका Kb यहाँ दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इस प्रश्न में इस सारी वैल्यू को पुट कर लें, और अगर सारी वैल्यू को यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर लिया जाए तो देन यू गेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फार्मूले में आप 1000 लिख लीजिए, Kb की वैल्यू दिया है 0.51, स्मॉल w देख लीजिए दिया गया है 6 ग्राम, इंटू 6 हो गया, अपान डेल्टा Tb यानी कितना क्वथनांक में वृद्धि हुई वो है 0.40, और कैपिटल W दिया है 200 ग्राम। इसे सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा अणुभार 38.25। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, 38.25 नियर अबाउट आंसर होगा। इसी प्रकार से हम ये आंसर के लिए फार्मूला ये प्रयोग होगा, और उस फार्मूले को मैंने पुट यहाँ कर दिया और आंसर आपका निकल गया यहाँ पर 38.25। इसी प्रकार से हम लोग अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार ज्ञात करने की एक और विधि है, उसका नाम है हिमांक अवनमन विधि। तो हम लोग चलते हैं अब हिमांक अवनमन विधि पर। तो हिमांक अवनमन विधि देखिए इस प्रकार से, हिमांक अवनमन विधि, हिमांक अवनमन विधि द्वारा जो फार्मूला प्रयोग किया जाता है उसमें केवल इतना अंतर होगा कि जहाँ पर ये Kb था वहीं पर Kf हो जाएगा, यानी फार्मूले में m बराबर हो जाएगा 1000 इंटू Kf इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा Tf इंटू कैपिटल W। F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हिमांक, और यहाँ पर पहले B हुआ करता था, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। तो इस प्रकार से थोड़ा सा विधि के हिसाब से फार्मूले में डिफरेंस है, बाकी ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा Tf हिमांक में कमी, ये होगा हिमांक में कमी जितनी आएगी। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार ग्राम में, यहाँ सब चीज़ें वही हैं, विलायक का भार ग्राम में होगा। और स्मॉल w क्या है, विलेय, और विलेय कैसा होगा आपका, अवाष्पशील का भार ग्राम में, ये भी होना चाहिए। और Kf क्या है, Kf है विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक होगा। ये प्रश्न में आपको दिया जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो हमें केवल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, और फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। m क्या है, m वही है जिसको आप निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार जैसे। अब इस पर किस प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल होगा देखिए इस पर 3.84 ग्राम अवाष्पशील यौगिक को 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके हिमांक में 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए इस प्रकार से। और चूंकि बेंजीन में डिजॉल्व किया गया, बेंजीन के लिए Kf होता है 5 केल्विन किलोग्राम मोलर इनवर्स। ये Kf दिया जाएगा आपको, जो विलायक होगा उसके लिए Kf की वैल्यू सबकी अलग अलग होती है।
तो सारे फार्मूले में देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका लिखा हुआ है। अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें से। तो आपको निकालना है इसमें m और भार, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो 1000, और kf प्रश्न में दिया जाता है, वो दिया है बेंजीन के लिए 5, और स्मॉल w प्रश्न में शुरुआत में ही दे दिया जाता है 3.84 अपान डेल्टा TF के देखिए कमी साफ दी गई है 0.75। अब कैपिटल W कितना है 200 ग्राम। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 128। यही होगा उस अवाष्पशील कार्बनिक यौगिक का अणुभार।